हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ डेली का डोज 2 जून के नाम से। इसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो आपके, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर विभिन्न जो प्रांतों के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसके अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इन सब एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होगा ये जो प्रश्नों की श्रृंखला जिस पे हम रोज नियमित रूप से चर्चा करते हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में आने वाले दिनों में जो आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे उसमें इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मराठा आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में आप देखोगे कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 15%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 10%। और इसके पीछे अगर हम देखें थोड़ा सा इस घटनाक्रम के अगर पीछे की अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स, आप सभी ने ये न्यूज़पेपर में या समाचार के पत्र के माध्यम से आप लोग सुने होंगे, इस न्यूज़ के प्रति आप लोग ध्यान दिए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गत महीने, ये कोई 5 या 6 मई का घटनाक्रम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मराठों के आरक्षण को लेकर बैन कर दिया था, इस पे बैन लगा दिया था, इस पे रोक लगा दी थी कि अगर मराठों को आरक्षण दी जाती है तो ये कोटे के हिसाब से, जैसे कि 50% से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान नहीं होता है, तो उस नियम का उल्लंघन होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया था। तो बाद में राज्य सरकार ने इसमें एक नया पहल करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत मराठों को आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की। और वो आरक्षण कितने प्रतिशत की है? तो वो है 10% की। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने 10% आरक्षण देने का अभी हाल ही में निर्णय लिया है, और ये मराठा समुदाय के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि मराठे जो समुदाय के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, सोशली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो इस श्रेणी के जितने भी छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, वो 10% आरक्षण का लाभ उठाएंगे और विभिन्न सरकारी सेवाओं में जिनमें सीधी भर्ती होती है उनमें इनको लाभ मिलेगा, और ये अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, अपना जो समाज में उनका एक स्थान है उसको ये और उन्नत कर सकेंगे और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, आरक्षण देने की जो बात होती है, जो शुरू से चला आ रहा है हमारे देश में, आए दिन आप देखते हैं कि हर स्टेट में अलग अलग समुदाय से आरक्षण की मांग होती है। तो इसके पीछे मंशा यही होती है, और सरकार इसलिए इसे इस तरह का निर्णय लेती है कि इस वर्ग को, जो एक वर्ग विशेष है जो किसी कारणवश इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आता है, और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो अगड़े वर्ग का ही हो। यहाँ हम अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो किसी सेक्शन से आ सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है। तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए इस तरह के आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, दूसरा प्रश्न, विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे, दूध के नाम से आप सभी वाकिफ हैं, और सभी के दिनचर्या में, सभी के डाइट प्लान में दूध जरूर शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी दिवस की बात करते हैं, अगर किसी डे की बात करते हैं, तो उसमें उस दिन के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति, जैसे कि यहाँ हमारा जो विषय वस्तु है वो मिल्क है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने की बात की जाती है। उसकी जो महत्ता है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके जो फायदे हैं, उसके तरफ लोगों का रुझान देने के लिए आकर्षित किया जाता है कि आप इसके महत्व को समझें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विश्व दुग्ध दिवस मनाने की बात की जा रही है कि वो किस दिन मनाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10 मार्च, दूसरा है 12 जनवरी, तीसरा है 1 जून और चौथा है 2 जुलाई। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसमें सही आंसर है 1 जून। तो
तो 1 जून को विश्व भर में दूध के लिए लोगों में एक आपसी समझ डेवलप हो, लोगों में एक जागरूकता हो। जो आजकल आप देखते हैं कि आधुनिक समय में लोगों की जो खान पान की आदतें हैं ये अनहेल्दी होती जा रही हैं, लोग फास्ट फूड, जंक फूड इनके तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो इससे तरह तरह की व्याधियों से लोग ग्रसित भी होते हैं। तो दूध की जो परंपरा है हमारे इस मतलब देश में शुरू से ही आप देखोगे तो गाय को, दूध को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है और दूध को काफ़ी शुद्ध माना जाता है। तो इसके पान करने की, इसे हम उपयोग करने की ये जो परंपरा रही है काफ़ी पुरानी है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप अपने डाइट में दूध को भी शामिल करो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखो कि प्रत्येक साल 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो वर्ल्ड मिल्क डे की शुरुआत 2001 में की गई थी। और ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की पहल है, जिसके द्वारा 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाते हैं, जिससे दूध के वैश्विक महत्व को उजागर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2001 में ये शुरुआत हुआ था कि 1 जून से वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में हम दूध के उपयोगिता को दर्शाते हैं। और इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो, अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट की या दुग्ध उत्पादन की, तो इस क्षेत्र में जो स्थिरता है या आजीविका है और आर्थिक विकास इससे जो हम कर सकते हैं उसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आज के दौर में जब हम आज कोरोना महामारी के चपेट में हमारा देश काफ़ी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है, लोग जान गंवा रहे हैं इस महामारी के चपेट में संक्रमित होके, तो इसके दरमियान भी अगर हम दूध की बात करें, दूध के गुणवत्ता की बात करें, तो आप अगर दूध में हल्दी डाल के पीते हो, ये कोरोना महामारी में ये गाइडलाइन भी दी जाती है कि आप लोग जो डॉक्टर होते हैं या जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं वो लोग ये गाइडलाइन भी देते हैं कि आप दूध को अपने डाइट में शामिल करो इस महामारी के दौरान, उसमें आप हल्दी डाल के पियो। तो इस तरह से अगर आप हल्दी डाल के दूध पियोगे, दूध में हल्दी डाल के जब पियोगे तो उसके काफ़ी सारे फायदे हैं। ठीक है, और ये इस महामारी में आपके जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाने का भी काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। ये आपको डेज वाले क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ये आपके वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तीसरा प्रश्न, दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टेनिस की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न जो है ये स्पोर्ट्स सेक्शन के अंतर्गत पूछा जाता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टेनिस से संबंधित प्रश्न है और ये फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके सामने कि वह कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जो दुनिया के दूसरे नंबर पे आते हैं और जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है फ्रेंच ओपन 2021 से। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस है आपके सामने। पहला ऑप्शन है मारिया शारापोवा, दूसरा ऑप्शन है नाओमी ओसाका, तीसरा ऑप्शन है एना इवानोविच और चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बता दूं जो सही आंसर है वो है नाओमी ओसाका। आपने नाम सुना होगा, ये विश्व के दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं जो हाल ही में फ्रेंच ओपन जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फ्रेंच ओपन 2021, उसमें से अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया है। और नाओमी ओसाका के बारे में हम आपको बताएं तो ये जापान की खिलाड़ी हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चूँकि ये दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काफ़ी टैलेंटेड भी हैं और प्रसिद्ध भी हैं। ये 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में इन्होंने जीत हासिल की थी। जो हम फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं तो 30 मई को ही पहले दौर के मुकाबले में इन्होंने जीत हासिल की थी। और पहले राउंड में जीतने के बाद ये मीडिया से जो इसके पीछे जो घटनाक्रम है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने मीडिया को इग्नोर कर दिया था, उनसे बात नहीं की थी। ठीक है, तो इनके ऊपर $15,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। ठीक है, और ऐसा आगे करने के लिए कठोर सज़ा की चेतावनी दी गई थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनके बिहेवियर से रिलेटेड ये प्रश्न आता है कि ये प्रेस से बात करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। जो स्पोर्ट्स के जो नियम होते हैं, जो खेल के जो नॉर्म्स होते हैं, उसके विपरीत जाके इन्होंने ऐसा कृत्य किया था, जिसके लिए इन पर जुर्माना भी लगाया गया था। और बाद में जैसे जैसे घटनाक्रम बदलता है तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया फ्रेंच ओपन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाम आपको याद रखना है। इनका नाम नाओमी ओसाका है, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम जाएं कि जैसे आप सुनते हो फ्रेंच ओपन, ठीक है, तो ये ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत ये 4 प्रतिष्ठित खिताब हैं जो ओपन जो टेनिस की दुनिया में माने जाते हैं। तो हम आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के जो प्रतिस्पर्धा आयोजित किए जाते हैं उसमें एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, एक दूसरा फ्रेंच ओपन हो गया, तीसरा विंबलडन हो गया और चौथा यूएस ओपन हो गया। तो ये 4 तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और चारों को मिला के एक ग्रैंड स्लैम बनता है। अगर कोई खिलाड़ी एक कैलेंडर ईयर में अगर चारों प्रतिस्पर्धाएं जीतता है तो उसे ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी के लिए आपको बताया। तो आपको इनका नाम याद रखना है इस प्लेयर का, जिन्होंने हाल ही में अपना नाम वापस ले लिया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें सभी देश, इस दुनिया के लगभग सभी देश इसके सदस्य के रूप में है। ये एक शीर्ष संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन जो आप नाम सुने होंगे। तो ये समय समय पर संयुक्त राष्ट्र की एक शांति सैनिक होती है, ठीक है, जो कहीं भी अगर वर्ल्ड में कहीं भी अगर सिविल वॉर की स्थिति हो जाती है या किसी देश में अव्यवस्था का माहौल, अव्यवस्था फैलता है, तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को भेजा जाता है, जिसमें विभिन्न देश के सैनिक होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे स्थिति को काबू पाने की कोशिश की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 12 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 20 मई, तीसरा ऑप्शन है 25 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 29 मई। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है 29 मई। 29 मई को प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये एक यूनाइटेड नेशंस की पहल है जो 29 मई को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है, तो शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना तथा उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस दिवस को मनाने की परिपाटी रही है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। आपके जानकारी के लिए ये बता दें कि यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था सॉरी, तो ये आप याद रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य, जो इसके सदस्य देश हैं, वो सदस्य राष्ट्र जो हैं, वो वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर होता है जिसके अंतर्गत इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं, जो विश्व के जितने भी तमाम राष्ट्र हैं, लगभग सारे राष्ट्र इस चार्टर के अधीन होते हैं और वो कानूनी रूप से बाध्य होते हैं इससे जुड़ने के लिए, ठीक है, जिससे वैश्विक शांति की बहाली की जाए और सभी देश के सैनिक इसमें भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड ये हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? तो ये फ्रेंड्स जो ये प्रश्न है ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ये इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झिंगुर की एक नई जो प्रजाति है उसका नाम रखा गया है इंडीमिमस जयंती।
ठीक है, और ये किस स्टेट से, किस राज्य के कुर्रा गुफाओं में पाई गई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ये जिस कुर्रा गुफा की बात कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है और वहीं पे झिंगुर की एक नई प्रजाति मिली है, उसकी खोज की गई है और इसका नाम रखा गया है इंडीमीमस जयंती। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। और इसके नाम के पीछे अगर एक लॉजिक की बात करें हम, तो इस नई प्रजाति का जो नाम रखा गया है वो इस अपने देश के, भारत देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ता थे प्रोफेसर जयंत विश्वास। ठीक है, प्रोफेसर जयंत विश्वास क्या थे, वो एक गुफा खोजकर्ता थे। वो गुफाओं का इन्वेंशन करते थे, वो गुफाओं की खोज करते थे। ठीक है, पता लगाते थे उनकी ये जो गुफाओं के बारे में कि किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे गुफा पाई जा सकती है, तो ये गुफा खोजते थे। तो इनका नाम था प्रोफेसर जयंत विश्वास, गुफा खोज करता थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके नाम पे ही इस झिंगुर की नई प्रजाति का नाम इंडीमीमस जयंती, इनके नाम से जो जयंत वर्ड है उससे जयंती रखा गया। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो नई प्रजाति है इसकी पहचान जीनस अर्कोनीमस सोसियोर 1897 के तहत की गई है। एक जो नई प्रजाति का नामकरण किया जाता है, तो इस नई प्रजाति की खोज से झिंगुर की एक नई उपजाति इंडीमीमस का जन्म हुआ है। तो आपके एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडीमीमस प्रजाति जो है वो किस जीव से संबंधित है। तो वहाँ पे आपके ऑप्शन झिंगुर, बिच्छू और सांप, मेंढक, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ये झिंगुर से संबंधित है, जिसका नाम क्या है, इंडीमीमस जयंती, जो एक प्रमुख गुफा खोजकर्ता जो प्रोफेसर जयंत विश्वास थे उनके नाम के आधार पे इसका नामकरण किया गया है। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये बांग्लादेश से संबंधित है और इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स जो होते हैं, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सेक्टर से जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है चाइना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूं जो सही आंसर है, जो बांग्लादेश जिस देश के साथ अभी हाल ही में जो मुद्रा विनिमय से संबंधित समझौता किया है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ इसने मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। और इस तरह का जो समझौता है वो बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। और ये करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय, जिसे करेंसी स्वैप भी कहा जाता है, इससे क्या होगा, ये दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु ये समझौता किया गया है या इस तरह की ट्रीटी की गई है, इस तरह का अनुबंध किया गया है। और यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है। तो इसलिए इस घटनाक्रम का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है कि आज तक हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान या जो भी पड़ोसी देश है, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इनकी जो स्थिति थी वो हम देखते थे कि स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी इनकी। ये एक हम कहें तो एक विकासशील देश में भी एक निम्न श्रेणी के देशों में आते थे। तो ये एक बड़ी बात है, इसे आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश पहली बार किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है और इस तरह का पहल किया है और करेंसी स्वैप के ये जो नियम और शर्त हैं उसके मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो समझौता हुआ है ये बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इकोनॉमी से संबंधित भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा, पूर्व में अगर हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं ये कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है। स्ट्रेन बोलते हैं जैसे कि अगर उसका जो प्रारूप है वो बदल जाता है, वो नए रूप में आता है, उसमें सिम्टम्स बदल जाते हैं, वो पहले से ज़्यादा घातक हो जाता है।
तो हम H5N1 के बारे में तो आप सभी जानते थे, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है वो H10N3 के नाम से आया है। तो इससे जो व्यक्ति हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, और ये किस देश में इस तरह का मामला सामने आया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है चीन। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है चीन। देखिए, ये चीन की जब बात आती है, जैसे कि अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान लैब से हुई थी, और इस पे विश्व समुदाय का एक चीन जो है वो एक टारगेट, एक रडार पे आया हुआ है कि उसने जानबूझ के इस तरह का वायरस का कहीं प्रयोग तो नहीं किया। तो ये अभी शोध का विषय है, इस पे जो है प्रोग्रेस होना बाकी है। तो फिर वही वायरस जो डेडली वायरस है बर्ड फ्लू का, फिर ये चीन से ही इस तरह की खबर आ रही है कि इससे पहले शख्स जो संक्रमित हुआ है H10N3 से, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन जो है, ये मामला चीन से आया है और ये जियांगसू प्रांत में पता चला है, चीन के जियांगसू प्रांत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। तो ये चीन में जब आप देखोगे तो बर्ड फ्लू के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं, जिनसे मनुष्य को संक्रमित करने के मामले भी कभी कभी सामने आते हैं। तो ये जो नया मामला आया है ये बर्ड फ्लू का मामला है, और ये नया स्ट्रेन है H10N3। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के साइंस टेक में भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से या मेडिकल क्षेत्र से, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश की प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो फ्रेंड्स ये किस देश की सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है या परमिशन दी है कि अब 2 नहीं 3 बच्चे को आप जन्म दे सकते हैं, प्रत्येक दंपति को, इस तरह की गाइडलाइन दी गई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चाइना और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें जो सही जवाब है वो है चीन। चीन ने हाल ही में अपने देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही वह देश है चीन। अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो आज विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की ही है। अगर हम आंकड़ों के संदर्भ में देखें तो 1 अरब 48 करोड़ के आसपास चीन की जनसंख्या है, और दूसरे स्थान पे भारत की जनसंख्या है जो 1 अरब 38 करोड़ के आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि अभी नया जनगणना का डेटा हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से सारी चीज़ें जो सरकारी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसमें डिले हो रही है। तो हमारा देश जो है अगर इस दिशा में आगे बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि ऐसे ही होती है, तो 6-7 साल बाद हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे और पहला स्थान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसी बीच में जब ये खबर आपको आती है कि चाइना में जहाँ पे 1 बच्चे का नियम बनाया गया, ठीक है, एक मतलब कठोरता से कानून बनाई गई, 1 बच्चे का नियम, फिर 2 बच्चे का नियम बनाया गया। अब वहाँ पे उन्हें ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि प्रतिबंधों में ढील दी जाए और 2 बच्चों के स्थान पे 3 बच्चों की अनुमति दी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाइना हमारा कंपटीटर बना रहेगा और यही पहले स्थान पे बना रहेगा, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है सिर्फ कि 2 बच्चे से 3 बच्चे की संख्या बढ़ाने की अनुमति किस देश ने दी है? तो वो है चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे आपसे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मई 2021 में किस भारतीय राज्य की सरकार ने कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए वैश्विक कोवैक्स सुविधा में शामिल होने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी के दंश से हम लोग गुजर रहे हैं, और हमारे देश में देखा गया कि इस महामारी के दौरान कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कमी देखी गई, तो कहीं पे वैक्सीन की कमी देखी गई, अस्पतालों में देखेंगे आप तो बेड नहीं उपलब्ध होता था। तो बहुत सारी तमाम तरह की कठिनाइयाँ हमारे सामने आई, और हमने काफ़ी सारे मतलब जान की भी बलि दी है इस महामारी के दौर में। तो एक जो कोवैक्स सुविधा एक वैश्विक रूप से पहल की गई है कोवैक्स सुविधा की, उसमें टीके की कमी को देखते हुए भारत का वो कौन सा राज्य है जो इसमें शामिल होने की घोषणा किया है हाल ही में? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जो सही आंसर है वो है पंजाब।
तो ये पंजाब सरकार ने घोषणा की है हाल ही में कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए कि वो कोवैक्स सुविधा में शामिल होगा। तो कोवैक्स की शुरुआत जो है फ्रेंड्स वो आपको बता दें कि कोविड-19 जो महामारी है उससे निपटने के लिए और जो वंचित वर्ग हैं उन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए, वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के सहयोग से ये शुरू की गई थी। इसमें WHO, यूरोपियन कमीशन और उसके बाद फ्रांस, ये तीनों के सहयोग से ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोवैक्स सुविधा आरंभ की गई थी। तो कोवैक्स का सह नेतृत्व, इसमें जिसका नेतृत्व है, जिसमें वाइटल रोल जो प्ले करते हैं वो है गावी, एक संस्था है, WHO है और कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी नाम से इनके द्वारा इनका सह नेतृत्व किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि वह कौन सा राज्य है जो कोवैक्स सुविधा में शामिल होने की अपनी घोषणा की है, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। तो कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन के विकास के बाद इस पहल में शामिल देशों तक इसकी समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी कड़ी में पंजाब राज्य जो है इसमें खुद को शामिल करने की घोषणा की है क्योंकि वो वैक्सीन की कमी से गुजर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पेंडेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। मई 2021 में LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.09% से 5.06% तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि LIC जो है ये एक संस्था है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो आप सभी जानते हैं। तो उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया है और वो किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। तो फ्रेंड्स आपको मैं आंसर बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसने अपनी हिस्सेदारी LIC ने बढ़ा दी है, जो पहले के 3.09 से 5.06 तक बढ़ाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड जो के पास पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो हिस्सेदारी थी वो 3.09% थी और जो बढ़ के 5.06% तक अब बढ़ जाएगी, जो LIC ने फैसला लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम LIC की बात करें, LIC के बारे में आप सभी जानते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ये वनडे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि LIC की स्थापना कब हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में भी और PCS एग्जाम्स में भी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज के जो टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उससे आप सभी को काफ़ी लाभ हुआ होगा और आप लोगों जो आने वाले एग्जाम्स है उसके प्रति आप लोग आपके तैयारी में ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एग्जाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पे जुड़े, अपने जानने वाले आपके जो मित्र हैं उनको बताएं हमारे बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और काफ़ी मात्रा में लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा और फिर हम कल हाजिर होंगे आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ डेली के डोज के नाम से। तब तक के लिए आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें और मास्क पहनना न भूलें। धन्यवाद।